हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका जेनेटिक्स वाला चैप्टर चल रहा है। तो आशा करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी, जो भी आपको नोट्स दिखाए गए स्क्रीन पे और जो आपको समझाया गया वो भी आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आगे उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसे ही क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 5 है, क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर में आपको वंशागति के विविधता सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। आपको जो अनुवांशिकी के नियम हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आप उनमें आपने जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। जीनोटाइप फिनोटाइप का रेशियो किस तरह से निकालते हैं वो अच्छी तरह से समझना है, देखना है ना। और आपको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में समझना है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में समझना है। और कुछ स्पेशल जो डिजीजेज हैं उनके बारे में जानना है कि वो कौन कौन सी हैं। तो आपका एक तो हीमोफीलिया के बारे में कल हम बात कर रहे थे कि ये जो है ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। रेसेसिव डिजीज आपको मैंने डोमिनेंट और रेसेसिव वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझाया था। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि प्रभावी, और रेसेसिव का मतलब होता है कि अप्रभावी। तो ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, मतलब ज्यादातर केसेस में ये अप्रभावी होता है। लेकिन इसमें जो अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल है उससे ये मेल प्रोजेनी को ये रोग हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट जो मेल चाइल्ड होते हैं उनमें हीमोफीलिया रोग होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में वाइडली स्टडी किया जा चुका है और इसमें ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होने वाली एक सिंगल प्रोटीन अफेक्टेड होती है जो नहीं बनती है। इसमें सिंपल कट से भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है और हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर जो होती है उसके द्वारा ये बीमारी बेटों में जा सकती है ना। महिलाओं को हीमोफीलिया जो है वो रेयरली होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि हीमोफिलिक फीमेल होने के लिए इसकी माँ का कैरियर होना और इसके पिता का हीमोफिलिक होना जरूरी है। तो अगर पिता हीमोफिलिक है तो बहुत ज्यादा टाइम तक वो जीवित नहीं रह पाता है। तो इस तरीके की संभावनाएं कम बनती हैं कि कोई फीमेल चाइल्ड भी हीमोफिलिक हो जाए। मैंने आपको बताया था कि क्वीन विक्टोरिया भी इस बीमारी की कैरियर थी, इसीलिए उनकी जो फैमिली पेडिग्री में बहुत सारे हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स दिखाई दिए। हीमोफीलिया को आप 2 लाइंस में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि हीमोफीलिया, it is the genetic disorder under which the sufferer, that is recessive X bearing male and homozygous recessive female, is at a risk of excessive blood loss leading to death as blood fails to clot. सिंपल क्या है, हीमोफीलिया के रोग में रक्त का, खून का थक्का नहीं जमता है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, दूसरा एक और दिक्कत है, एक और रोग है बच्चों, वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब वर्णांधता। इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द सफरर इज अनेबल टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। हरे और लाल कलर में वो अंतर नहीं कर पाता है। इसमें जैसे रेड लाइट पे अगर हरा और लाल कलर का कॉम्बिनेशन होता है, यूज होता है, तो वहां पे वो अंतर नहीं कर पाएगा ग्रीन लाइट और रेड लाइट के बीच। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल एक्सप्लेन द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमंस मोर क्लियरली। इसको आप अच्छी तरह से देखो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वर्णांधता जो है वो ट्रांसफर होती है अगली पीढ़ी में। अगर नॉर्मल मदर है, अगर एक मदर है जो नॉर्मल है और फादर है जो कलर ब्लाइंड है, अगर मदर है जो नॉर्मल है और फादर है जो कलर ब्लाइंड है, तो आपको पता है कि फीमेल चाइल्ड जो होती है उसमें क्रोमोसोम्स XX होते हैं, तो कलर ब्लाइंड फादर में क्या होंगे, XY होंगे, है ना। तो
सेक्स लिंक्ड उस पे डिजीज का जीन है उसके पास, कलर ब्लाइंड फादर को अगर ऊपर रखें और फिर वही चौखाने का यूज करें पुनेट स्क्वायर का, उसको देखें तो किस तरीके से क्या संभावनाएं हैं वो हम समझ सकते हैं। नॉर्मल मदर है दैट इज एक्स एक्स, तो एक्स जो बनेंगे ऑल सिमिलर बनेंगे, एक्स एक्स बनेंगे, क्या बनेंगे, एक्स और एक्स, यही बनेगा। स्पर्म्स में से दो टाइप के स्पर्म्स आएंगे जिन पे क्रोमोसोम्स पे एक पे एक्स सेक्स लिंक्ड डिजीज का क्रोमोसोम भी होगा और एक वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अब क्या संभावनाएं हैं कि एक्स से एक्स का मिलान यदि किया जाए तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक्स एक्स कलर ब्लाइंड के क्रोमोसोम के साथ एक्स एक्स जीरो बनेगा, इसमें एक्स वाई बनेगा, इसमें एक्स एक्स जीरो बनेगा और इसमें एक्स वाई बनेगा। तो एक्स एक्स जीरो का मतलब क्या है कि ये डॉटर्स, ये फीमेल चाइल्ड के लिए ये निशान है। तो ये कैसे हैं बच्चों, ये डॉटर्स हैं, हेटेरोजाइगस हैं और डोमिनेंट हैं, नॉर्मल विजन है इनका, क्योंकि जो ये था ये रेसेसिव कैरेक्टर के रूप में इनके पास आया, ठीक है। तो ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और नॉर्मल विजन है, इनका क्या मिलेगा, इनको नॉर्मल विजन मिलेगा। इस प्रकार की यदि संभावना हो तो नॉर्मल विजन मिलेगा। और सन जो हैं, जो बेटे होंगे वो इस केस में नॉर्मल होंगे, इस केस में वो नॉर्मल होंगे। अगर इसकी जगह पे फिर एक और केस देखा जाए, केस क्या देखा जाए, जब मदर कैरियर हो, जैसे ये डॉटर्स हैं, अब अगर इनको अगली पीढ़ी में देखा जाए तो ये डॉटर्स जो थी वो कैरियर हैं लेकिन इनका खुद का नॉर्मल विजन है, इनका जो कैरेक्टर था वो रेसेसिव, जो वर्णांधता का कैरेक्टर था वो इनकी जीन कॉम्बिनेशन में कैसा था, रेसेसिव था, है ना। तो कैरियर मदर का क्रॉस अगर नॉर्मल फादर से कराया जाए, है ना, कैरियर मदर हो और नॉर्मल फादर हो, तो कैरियर मदर का फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, एक्स जीरो और एक्स, नॉर्मल फादर का एक्स और वाई, क्या होगा, एक्स और वाई। तब जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स एक्स जीरो कैरियर डॉटर बनेगी और उसी में संभावना है कि एक कलर ब्लाइंड सन भी बन जाए, जो बेटा हो वो कलर ब्लाइंड हो जाए और फिर नॉर्मल डॉटर होने की भी संभावना है और नॉर्मल सन होने की भी संभावना है। प्रश्न ये उठता है कि किस क्रोमोसोम का किस दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके अटैचमेंट होता है, ये डिसाइड करेगा जो जीन स्ट्रक्चर की क्या संभावनाएं हैं, जीनोटाइप की क्या संभावनाएं हैं, वो इस आप चौखाने से पुनेट स्क्वायर से समझ सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कि एक कैरियर डॉटर होने की संभावना है, संभावना ये भी है कि एक कलर ब्लाइंड सन हो जाए या वर्णांध पुत्र हो, एक नॉर्मल डॉटर की भी होने की संभावना है, एक नॉर्मल सन के भी होने की संभावना है ना। तो संभावनाओं पे जब हम बात करेंगे कि किस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं, तो ये इस पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करके अच्छे से समझेंगे। तो पहले केस में आपने क्या देखा, वर्णांधता में पहले केस में आपने देखा कि नॉर्मल मदर है और जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है। मेल और फीमेल जो हैं उसमें से जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है और फीमेल जो है वो नॉर्मल है और उसका क्रॉस हो तो कलर ब्लाइंड फादर और नॉर्मल मदर के कॉम्बिनेशन में जो जीनोटाइप आपके सामने आएगा उसमें दो कैरियर डॉटर्स के होने की संभावना है, जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा उसमें, है ना, और दो नॉर्मल बेटों के होने की संभावना है। दूसरे केस में यदि देखा जाए तो कैरियर मदर जो है, कैरियर मदर और नॉर्मल फादर, मान लीजिए इसी केस में ये कैरियर मदर है और कोई दूसरा नॉर्मल लड़का हो जिससे पैचअप हो, तो कैरियर मदर की अगर नॉर्मल फादर के साथ क्रॉस है तो उसकी क्या संभावनाएं हैं, कैरियर मदर है लेकिन वो कलर ब्लाइंड नहीं है, कैरियर है लेकिन उसके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो रेसेसिव फॉर्म में है, तो वो कलर ब्लाइंड नहीं है। तो इस तरह से कैरियर डॉटर बनेगी एक
एक कलर ब्लाइंड सन के भी होने की संभावना है यदि ये इससे मैच करे, ये इससे मैच करे। ठीक है, तो X0 और Y आया तो कलर ब्लाइंड सन के होने की संभावना है। अगर X का X के साथ मैच हुआ तो इस पर कोई डिफेक्टेड प्रोटीन नहीं है, इस पर भी कोई डिफेक्टेड प्रोटीन नहीं है, तो X का पैचअप होने पर नॉर्मल डॉटर के होने की संभावना है, और नॉर्मल X नॉर्मल Y के पैचअप होने पे नॉर्मल सन होने की संभावना है। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों इसकी प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से आप इस एनालिसिस को तैयार करेंगे, किस तरह से आप संभावनाओं को कैच करके लिखेंगे कि क्या क्या होने की संभावना है, क्योंकि इस तरीके की क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें ये पूछा जाए कि यदि एक केस में कैरियर मदर है और नॉर्मल फादर है तो जब क्रॉस होगा तो जो जीनोटाइप होने की संभावना है उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। तो इस तरह से आप बना करके उसको चेक करके नोट करके लिख सकते हैं कि एक कैरियर डॉटर के बनने की संभावना है, एक कलर ब्लाइंड सन के होने की संभावना है, एक नॉर्मल डॉटर के होने की संभावना है और एक नॉर्मल सन होने की भी संभावना है। मतलब जो भी चीज है वो 50-50 चांस होता है। डिफेक्टेड प्रोटीन यदि ट्रांसफर हो गया तो डिफेक्टेड पीस बनेगा। कोई भी चीज अगर नॉर्मल डॉटर, मान लीजिए डिफेक्टेड प्रोटीन वाला क्रोमोसोम्स का मैचअप नहीं हुआ तो जाके नॉर्मल डॉटर और नॉर्मल सन भी बन सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद यदि तीसरे केस में हम देखते हैं कि कैरियर मदर है और कलर ब्लाइंड फादर है, यदि कैरियर मदर है और कलर ब्लाइंड फादर है तो फीमेल्स आर कैरियर, और यदि कलर ब्लाइंड फादर है तो क्या संभावनाएं बनेंगी। तो कैरियर मदर का आपका X और X0, ये दूसरा वाला जो क्रोमोसोम पे उपस्थित कलर ब्लाइंडनेस का प्रोटीन है ये रेसेसिव है लेकिन ये कैरियर मदर है, और इसका यदि कलर ब्लाइंड फादर के साथ क्रॉस हो तो क्या संभावनाएं बनती हैं। नॉर्मल X क्रोमोसोम है और ये X है वर्णांधता का लिए हुए, क्या होगी, कैरियर डॉटर मिलेगी। फिर से क्या मिलेगी, कैरियर डॉटर मिलेगी। और एक संभावना ये भी है कि इसमें एक नॉर्मल सन भी हो जाए। यदि नॉर्मल मदर के नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ फादर का जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसका मैचअप हो सकता है इस जोड़े में, इस पेयरिंग में ये संभावना हो कि नॉर्मल सन भी हो जाए। दूसरी संभावना ये है कि जिस क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद है मदर में जो कि उसको कैरियर बना रहा था, और फादर के जिस क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का वो मौजूद है, तो दोनों यदि इकट्ठा होंगे तो क्या होंगे, प्रभावी हो जाएंगे। तो इस तरह से एक कलर ब्लाइंड डॉटर होने की भी संभावना है। ठीक है, और उसके बाद जब दोनों ही इस तरह से आ गए तो क्या हुआ, इन्होंने अपना कैरेक्टर शो कर दिया, प्रभावी हो गए, तो कलर ब्लाइंड डॉटर होने की संभावना है। और एक संभावना ये है कि यदि जो फादर है, जो मदर है वो कैरियर थी और फादर अगर वाई है या उसका वाई क्रोमोसोम अटैच होता है मदर के कैरियर क्रोमोसोम के साथ, तो तब एक कलर ब्लाइंड सन के होने की भी संभावना है। तो ये वर्स्ट मैच होगा अगर इस तरह से, इसमें जो है कि एक ही नॉर्मल सन होने की संभावना 75-25% की परसेंटेज रहेगी। इसमें यदि कैरियर मदर है और उसका कलर ब्लाइंड फादर के साथ पैचअप हो तो संभावनाएं जो है ज्यादा वर्स्ट होंगी। उसमें केवल 25% ये संभावना है कि कोई नॉर्मल बेटा होगा, उसके अलावा 75% 50-50% में भी 50% तो ये संभावना है कि या तो कलर ब्लाइंड बेटी हो जाएगी या कलर ब्लाइंड सन हो जाएगा, और 25% ये संभावना है कि हो सकता है कैरियर डॉटर हो जाए, और केवल 25% ही यानी 1/4 ये संभावना है कि नॉर्मल सन होगा। तो इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और जो अलग अलग संभावनाएं हैं उन पे विचार करके उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी कि कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये क्या है, द ट्रांसफर ऑफ अ जीन फ्रॉम मदर टू सन और फादर टू डॉटर इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, है ना, एज इन एक्स क्रोमोसोम लिंकेज।
अगर कोई मदर से सन को यानी फीमेल से मेल को या मेल से फीमेल को यदि कोई चीज ट्रांसफर होती है तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। माँ से बेटी में आया तो वो क्रिस क्रॉस नहीं होगा। यदि फादर से कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया बेटी में या माँ से कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया बेटे में तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाएगा। ये आपको सामान्य शब्दों में मैंने बताया। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका एक्स क्रोमोसोम लिंकेज। एक्स क्रोमोसोम लिंकेज में इसी तरीके की बात आती है। ठीक है, हम बात करेंगे बच्चों म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन सबको पता है, म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। क्या है? अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस रिजल्टिंग इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। म्यूटेशन क्या है? किसी भी डीएनए के सीक्वेंस में, आप सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। तो डीएनए के सीक्वेंस में यदि किसी भी प्रकार का चेंज आता है तो उससे जीनोटाइप तो चेंज होता ही है, फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमेनन है जो डीएनए सीक्वेंस में बदलाव ला देता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो जाता है। जीनोटाइप में भी चेंज हो जाता है और फिनोटाइप में भी बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन एक दूसरा ऐसा फिनोमेनन है जो डीएनए में वेरिएशन लाता है। देखो, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन लिंकेज ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव, जैसे मान लीजिए डीएनए, मेरी मदर का जो डीएनए है, मेरे फादर का जो डीएनए है, यदि एकदम सेम एज इट इज ट्रांसफर हो जाए, है ना, तो वो लैंगिक जनन में पॉसिबल नहीं है। कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि मैं अपने माता पिता की क्लोन नहीं हूँ, आप अपने माता पिता के क्लोन नहीं हैं। एज इट इज एकदम समान नहीं है। क्लोन्स के बारे में आपने मूवीज में भी देखा हो, क्लोन्स कैसे होते हैं? एकदम एक जैसे, हूबहू नकल होते हैं। तो जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में कुछ न कुछ विविधता होती है, चेंजेस होती हैं, और वो कभी कभी दिखाई भी पड़ते हैं। या अब जैसे जैसा मेरे पिताजी का फेस है, जैसे मेरी माँ का फेस है, सेम वैसा ही, एकदम वैसा ही फेस नहीं हो सकता, कुछ न कुछ वेरिएशन जरूर होती है। तो वो जो डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होता है, जो वो वेरिएशन होता है, वही अब इस समय अगर हम बात करें, जैसे कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, किसी भी वायरस में क्या हो रहा है कि वो म्यूटेंट आ जाता है ना, म्यूटेशन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है, मतलब कोई बड़ा परिवर्तन हो जा रहा है, वो अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है परिस्थितियों के साथ, और कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन हो जा रहा है जिससे फिर इंसान लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है? म्यूटेशन, और उसको फिर क्या कहते हैं? म्यूटेंट वेरिएशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? म्यूटेंट वेरिएशन कहते हैं। यानी कि जो डीएनए का सीक्वेंस था, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ गया, कोई ऐसा बदलाव आ गया जिससे जीनोटाइप तो चेंज हुआ ही हुआ, फिनोटाइप भी चेंज हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है? डीएनए हेलिक्स रन्स इन अ क्रोमैटिड। आप सबको पता है कि जो डीएनए हेलिक्स होता है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, क्रोमैटिड मटेरियल के ऊपर ये इस तरह से रन करता है। हेंस एनी चेंज, अब जब ट्रांसफर हो रहा था तो या तो कोई नई चीज ऐड हुई या उसमें कोई चीज छूट गई इन द डीएनए सीक्वेंस अफेक्ट्स द क्रोमोसोम। तो क्या होगा? या अगर कोई नई चीज ऐड हो गई या कोई चीज उसमें मिस हो गई तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरी मम्मी ने कुछ बनाया, कोई डिश बनाई, ठीक है, मैंने भी डिश बनाई, ठीक है, लेकिन वो सेम एक जैसी नहीं बन सकती। हो सकता है क्या हो, मेरे से नमक कम हो जाए और मिर्ची थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो जो दूसरा वाला बना वो क्या होगा? वो म्यूटेंट हो जाएगा। म्यूटेंट का मतलब डिफरेंट भी है और चेंज भी है, कुछ डिलीट हो गया, कुछ ऐड ऑन हो गया। मिर्ची तेज हो गई, नमक कम हो गया, तो क्या हुआ? चेंज हो गया। तो जो क्रोमोसोमल
स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज आ जाता है इस तरह से, यदि कहीं पर कोई इंसर्शन हो जाए या कोई डिलीशन हो जाए। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, जैसे कि आपका सिकल सेल एनीमिया में होता है, इसमें इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन किसको कहते हैं? जो आपका सिकल सेल एनीमिया में होता है। पॉइंट म्यूटेशन के बारे में हम जानेंगे। अब म्यूटेशन में जो पॉइंट म्यूटेशन है वो सिंगल पेयर बेस पेयर में परिवर्तन भी क्या होता है? आपका म्यूटेशन को जन्म दे देता है। ऐसे म्यूटेशन को क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया इसका एक एग्जाम्पल है, इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और ये सिकल सेल एनीमिया जो है ये इसका क्लासिक एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का। इसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ना, ये रोग पेरेंट्स से संतानों में तब आता है जब दोनों पेरेंट्स, दोनों पार्टनर्स इस जीन के लिए कैरियर हों। ये तभी ट्रांसफर होगा जब दोनों इस जीन के लिए कैरियर हों, तब एलील का जो सिंगल पेयर एचबी है, एचबीएस इस बीमारी को कंट्रोल करता है और 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स में से केवल एचबीएस, इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज हो सकता है कंफ्यूजन रह जाए, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या हो रहा है? सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और ये रोग पेरेंट्स से संतानों में तब आता है, क्या संभावना है कि यह रोग पेरेंट्स या माता पिता से संतानों में तब आता है जब दोनों ही पार्टनर्स यानी कि माताजी और पिताजी दोनों ही पार्टनर्स कैसे हों? कैरियर्स हों। दोनों ही पार्टनर्स इस जीन के लिए कैरियर हों, इस जीन के लिए क्या हों? कैरियर हों, यानी कि हेट्रोजाइगस हों और उनके क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में एक जीन इसका मौजूद हो, कैरियर हों और हेट्रोजाइगस हों। ठीक है। अब इसमें किस तरह से आप समझेंगे कि एलील का जो सिंगल पेयर है इसमें क्या करता है? जो ये मैंने बताया पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, सिकल सेल एनीमिया उसमें पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। तो मतलब किसी एक पॉइंट पे ही प्रॉब्लम आई, तो इसमें क्या है कि एलील का जो सिंगल पेयर है, एलील का सिंगल पेयर जिसको हम ऐसे बोलेंगे HPA तथा यही इस बीमारी को कंट्रोल करता है। ये है, ये एलील का जो सिंगल पेयर है HB और HBS, यही इस बीमारी को
कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर संभावना कैसी बनती है, अगर HBA और HBA इस तरीके का क्रॉस हो तो हो जाएगा नॉर्मल, तो हमें जो मिलेगा वो नॉर्मल होगा। और अगर HBA और HBS है तो इसमें बीमारी, अगर किस तरीके की संभावना है, ये HBA है और यहाँ पे HBS है, तो ये क्या होंगे, इनको बीमारी तो नहीं होगी लेकिन ये नॉर्मल भी नहीं होंगे। ये क्या होंगे, दे आर कैरियर, ये कैरियर होंगे, ये बीमारी को ट्रांसफर करने में सक्षम है, खुद इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बीमारी को ट्रांसफर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आगे इस संभावनाओं के बारे में हम कल बात करेंगे। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल्स है, आप सभी को पता है कि वो वलयाकार होती हैं, गोल होती हैं, तो उसके शेप में चेंज आ जाता है, वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं। इसके बारे में हम अगले सेशन में थोड़ा सा और पढ़ेंगे क्योंकि क्लियर आज नहीं हो पाया। आशा करती हूँ आपको जो पहले समझाया गया है वो समझ में आता होगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप अपनी क्वेरी पहुंचा सकते हैं हम तक, उसका समाधान किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।